की रात को 9 बजे मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। रात के 10 बजे ही मैं मध्य प्रदेश के सेक्रेटेरिएट, जो वल्लभ भवन के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंच गया था और कोविड की न केवल समीक्षा की थी बल्कि व्यवस्थाएं बनाने में हम जुट गए थे। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये सच्चाई है कि तब तक कोविड से निपटने की जो व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं बनी नहीं थी। जहां तक कोविड का सवाल है, फरवरी में मध्य प्रदेश में इसने दस्तक दे दी थी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के माध्यम से फरवरी के महीने में ही कोरोना अपनी जड़ें इंदौर में जमाने लगा था। लेकिन जब मैंने पहली समीक्षा की तो केवल 60 टेस्ट हो सकते थे, 60। साधारण सी चीजें, पीपीई किट और बाकी इंतजाम, जिसके बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा आज, उनका भी अभाव था। दिन और रात लग के व्यवस्था करने का प्रयास किया और आज मध्य प्रदेश में 60 टेस्ट के स्थान पर 20 लैब में लगभग 6000 टेस्ट किए जा रहे हैं। कठिनाइयां बहुत थी, व्यवस्थाएं न्यून थी, लेकिन आज मैं सबसे पहले इंदौर की जनता को, यहाँ के स्वयंसेवी संस्थाओं को, समाज सेवियों को, जन नेताओं को, मीडिया के मित्रों को, प्रशासन के, पुलिस के कर्मचारी, अधिकारीगण, जिनको हम कोरोना योद्धा के नाम से भी जानते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। विपरीत परिस्थितियों में, तब जब कोरोना के बारे में व्यापक जन जागरण का काम यहाँ नहीं हुआ था, लोग डरते थे बताने में भी, और कई बार इंदौर में जो कठिनाइयां हुई उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बावजूद इसके इंदौर ने अद्भुत जज्बा दिखाया और आज मैं ये कह सकता हूं कि इंदौर सहित मध्य प्रदेश में अब जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं उससे ज्यादा डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं। हमारे एक्टिव केस जो कभी 3100 के ऊपर पहुंच गए थे, आज 2600 से कुछ ज्यादा है, 2658 के आसपास रह गए हैं। जो व्यवस्थाएं आवश्यक थी, क्योंकि इस समय अगर आप देखें तो प्रारंभ में मार्च के महीने में पॉजिटिविटी का रेट 18% था। इंदौर की बात कर रहा हूं, घट के 9% हो गया है। कोविड की मृत्यु दर जो काफी हाई थी वो भी घट के 4% के आसपास पहुंची है। रिकवरी रेट, मतलब डिस्चार्ज होने वालों की संख्या, जो मई के प्रथम सप्ताह में 15% थी, अब जून में इंदौर की बढ़ के 64 हो गई है। वैसे पूरे प्रदेश की लगभग 68% हो गई है और पूरे प्रदेश में ये बात सच है कि पॉजिटिव केस आ रहे हैं।
विशेषकर बाद में जो प्रवासी मजदूर भाई और बहन आए, उनके आगमन के कारण भी कई जगह, क्योंकि गुजरात से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई दक्षिण के राज्यों से आया, पॉजिटिव केस प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आए, लेकिन उनके भी पुख्ता इलाज का इंतजाम है, व्यवस्थाएं हैं। जहां तक टेस्ट का सवाल है, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इंदौर शहर में 10 लाख की आबादी पर 2200 टेस्ट कर पाते थे। अब 10 लाख की आबादी पर 12,400 टेस्ट किए जा रहे हैं। एक समय ऐसा था कि हमको अपने सैंपल स्टेट प्लेन के माध्यम से कभी नोएडा और कभी दक्षिण के राज्यों में पुडुचेरी भेजना पड़ता था। अब वो स्थिति नहीं है, और उसके कारण पहले रिपोर्ट काफ़ी लेट आती थी, 7 दिन में, 8 दिन में। तब तक पेशेंट को पता ही नहीं चलता था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन अब वो स्थिति समाप्त हुई है। इंदौर के साथ साथ पूरे प्रदेश में आइसोलेशन बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन थेरेपी एक मध्य प्रदेश में जिसने काफ़ी काम किया, इंदौर में भी, भोपाल में भी। आते ही ऑक्सीजन का लेवल पता कर लिया जाए और उसके हिसाब से फिर ऑक्सीजन दी जाए, जिससे कई मरीजों की जान बची है। अब हम पूरे प्रदेश में ये ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का इंतजाम अस्पतालों में कर रहे हैं। आईसीयू बेड की उपलब्धता, वेंटिलेटर्स की व्यवस्थाएं, ये सब बेहतर करने का प्रयास किया है। और सरकारी अस्पतालों के साथ साथ, चूंकि उस समय हमको ज़्यादा बेड्स की ज़रूरत थी, तो प्राइवेट अस्पतालों में भी उनके साथ टाई अप करके, जैसे यहाँ अरविंदों में, भोपाल में, चिरायू में, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी उसकी भी व्यवस्था की है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जितने बेड्स की उपलब्धता चाहिए, लेकिन हमारे पास जितने हैं उसमें उपलब्धता केवल, आवश्यकता केवल 1/3 की पड़ती है। स्थिति उस दृष्टि से अगर हम देखें तो पूरी तरह से आज नियंत्रित दिखाई देती है। 23 मार्च से लेके आज तक, आज भी जब मैं इंदौर आया तो सबसे पहले मैंने कोरोना की समीक्षा की, जिसमें इंदौर के साथ साथ राज्य की भी मैं करता हूँ। 3 जिले रोज मैं बुलाता हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, बाकी ओवरऑल पूरे प्रदेश की हम लोग समीक्षा करते हैं। तो आज मैं कह सकता हूँ कि संकट है, लेकिन व्यवस्थाएं भी हमारे पास पर्याप्त है। इस पूरे अभियान में जो स्वयंसेवी संस्थाओं ने इंदौर में काम किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। इंदौर सेवा का एक आदर्श उपस्थित करने वाला शहर बना है, विशेषकर तब जब बड़ी संख्या में मजदूर, प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हुआ। पैदल बच्चे गोद में लेके जब निकले तो मध्य प्रदेश शासन ने तय किया हम अपने मजदूरों को तो बाहर से लाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर कोई पैदल नहीं चलेगा। राज्य शासन ने, प्रशासन ने बसों की व्यवस्था की, भोजन का इंतजाम प्रशासन ने भी किया, लेकिन इंदौर की जनता ने चाय, नाश्ता, भोजन, जहां तक जरूरत पड़ी तो पांव में जूते और चप्पल पहनाने का भी काम किया। अद्भुत सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं आज एक और सूचना आपको देना चाहता हूं कि संकट के समय, और संकट भी ऐसा कि आर्थिक स्थिति भी प्रदेश की बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि पहले थी नहीं और बाद में जो कुछ था वो कोविड ने खत्म कर दिया। रेवेन्यू का आना नहीं था, लेकिन वैसी परिस्थिति में भी ऐसी कई योजनाएं जो बंद कर दी गई थी,
हमारे सामने एक चैलेंज था गेहूं की खरीदी का। बारदाने नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन हमने तय किया कि पूरा गेहूं खरीदेंगे। और आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि पंजाब अब तक ऑल टाइम रिकॉर्ड पंजाब का रहा है सबसे ज़्यादा गेहूं उपार्जन का। मध्य प्रदेश ने आज पंजाब के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और पंजाब ने 1,27,00,000 कुछ हजार मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित किया था। मध्य प्रदेश लगभग 1,28,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन करके देश में नंबर 1 का राज्य बना है। तब जब बारदानों का संकट, कोविड का संकट, इंदौर में तो खरीदी बहुत देर से शुरू हुई, तो संकट के समय किसानों को दिक्कत ना हो। मजदूरों का हमने तय किया कि जो बाहर हैं उनके खाते में 1-1 हजार रुपया डालेंगे, उनको लाने की व्यवस्थाएं करेंगे। किसानों का मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 2,990 करोड़ रुपया बीमा आना था। राज्य सरकार ने अपना शहरी जमा प्रीमियम जमा नहीं किया अपने हिस्से का, इसलिए नहीं मिल पा रहे थे। आते ही हमने 2,200 करोड़ रुपया जमा करके और 2,990 करोड़ रुपए फसल बीमा की योजना के किसानों को दिलवाने का काम किया। छात्रवृत्ति बच्चों को दी नहीं गई थी, 580 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के छात्रों के खाते में डाले। जो निर्माण श्रमिक थे उनके खाते में 2-2 हजार रुपया करके डाले। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा जो खातों में नहीं गया था इकट्ठा 2 महीने का डाला। राशन की कोई कमी ना हो जाए, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिले, इसलिए बिना राशन कार्ड के भी राशन देने का इंतजाम किया। इंदौर सहित किसी शहर में दिक्कत ना आए उसकी हमने कोशिश की। स्वयंसेवी संस्थाओं को, महिलाओं को काम मिले, इसलिए मास्क बनाने का जिम्मा जीवन शक्ति के नाम से उनको दिया। काढ़ा भी बन के पूरे प्रदेश को मिले, इसलिए जीवन अमृत करके एक अलग योजना चलाई। बाहर से जो आने वाले मजदूर थे उनको रोजगार मिले, इसलिए कल 26 लाख लोगों को मनरेगा में रोजगार मिला। रोजगार सेतु नामक एक नया पोर्टल बना है जिसमें जो स्किल्ड लेबर हैं उनकी मैपिंग करके जहां जरूरत जिनको है, जिस तरह की लेबर की, उनको प्लेटफॉर्म पे हम लेके आ रहे हैं ताकि इनको रोजगार दिला सकें। और इस बीच मध्याह्न भोजन के पैसे की राशि विद्यार्थियों के खाते में डालने का काम एक नहीं अनेकों में गिनाऊंगा तो देर लगेगी, लेकिन लगभग 26,000 करोड़ रुपया संबल योजना फिर से हमने चालू कर दी जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी। पंचायतों को पैसा नहीं दिया था, वित्त आयोग का 1555 करोड़ रुपया पंचायतों के खाते में डाले और नगरीय निकायों को भी पैसा नहीं मिला था। 1-1.25 साल में कुछ मिला ही नहीं था। कड़की के जमाने में उनके खाते में भी 330 करोड़ रुपया, स्मार्ट सिटी के 500 करोड़ रुपया, इंदौर को 50 करोड़ भेज चुके, 100 करोड़ और भेजने वाले और 50 करोड़ और 15वें वित्त आयोग के आएंगे, उसका अलग इंतजाम किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। संकट के समय जैसा नेतृत्व प्रधानमंत्री जी ने दिया वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। उन्होंने जिस ढंग से मार्गदर्शन देश का किया, दुनिया ने भी उससे सीखा। 1,70,000 करोड़ रुपया पहले राज्यों को दिए, 20 लाख करोड़ का पैकेज जो अलग अलग सेक्टर्स के लिए, जिसके दूरगामी परिणाम आत्मनिर्भर भारत बनाने वाले, वो प्रधानमंत्री जी ने दिया। और अभी तो 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, दूसरे कार्यकाल का 1 साल। कैलाश जी ने प्रेस करके वो सारी उपलब्धियां गिनाई है, चाहे धारा 370 का सवाल हो, कश्मीर से 35A हटाने का सवाल हो, 3 तलाक का मामला हो, CA कानून बनाना हो, राम मंदिर का निर्माण हो, आर्थिक सुधार हो, एक नहीं अनेकों सौगातें देश को उन्होंने दी है। आज मैं ये विश्वास कर सकता हूं कि अब कोविड से हमें सावधान जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अवेयरनेस जरूरी है। और आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इंदौर में अब हम जीतने की तरफ एक टर्निंग पॉइंट है ये इंदौर के लिए। इस समय अनलॉक इंदौर भी अब होना शुरू हो रहा है। बस भीड़ ना उमड़े, मास्क लगाएं,
दूरी बनाएं, डिस्टेंस रखें और बार बार हाथ धोएं। इनका पालन अगर यही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। इनका पालन अगर हमने किया तो इंदौर कोरोना को पराजित करेगा। आज ही हमने एक गीत स्वच्छ इंदौर के बाद अब स्वस्थ इंदौर उसको लॉन्च किया है। उसमें कोरोना से सावधानी रखने के सारे उपाय बताए गए हैं। आज जब मैं यहाँ इंदौर आया हूँ तो डॉक्टर्स की एक टीम जो इसमें लगी रही कोरोना से निपटने में, उनसे भी भेंट हुई। लेकिन अब हमको आर्थिक मोर्चे पर तेजी से काम करने की जरूरत है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत। हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। इसलिए अनेकों योजनाएं हम बना रहे हैं। उनमें से एक आज जिसको हमने लॉन्च किया कि हमारे छोटे छोटे व्यवसायी, हाट ठेले पे सब्जी और फल बेचने वाले, पान की गुमटी वाले, चाय की गुमटी वाले, बाल काटने वाले, खोमचे लगाने वाले, छोटे छोटे व्यवसायी, इनको प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई। 10,000 रुपये तक का लोन गारंटी सरकार लेगी और 7% ब्याज देगी। हमने उसमें तय किया कि बाकी ब्याज मध्य प्रदेश सरकार देगी, लेकिन इनको एक बार खड़ा करना है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मध्य प्रदेश सरकार ने नई योजना बनाई, कस्बाई क्षेत्रों में, कि उनको जो 10,000 रुपये मिलेंगे उसकी गारंटी मध्य प्रदेश सरकार लेगी और पूरा ब्याज भरने का काम करेगी। रोजगार सेतु के बारे में मैंने आपसे बात कही है और एक रोजगार के अवसर हम अधिकतम कैसे खड़े कर पाए, उसके लिए कई योजना बना रहे हैं। आज ही 3 औद्योगिक इकाइयों का काम प्रारंभ होगा जो इंदौर में 2016 में हमने इन्वेस्टर मीट की थी, उस समय जिन्होंने MOU किया था। तो रोजगार, हेल्थ और एजुकेशन, इस पर नया फोकस सरकार करेगी और बहुत जल्दी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का स्वरूप भी हम आपके सामने रखेंगे। प्रारंभ में मैंने कुछ बातें कही है, अब आपको जो सवाल पूछना हो स्वागत। धन्यवाद सर। मैं प्रारंभिक तौर पे मैं श्री हेमंत शर्मा जी, उनको निवेदन करूंगा कि अपने प्रश्न जरूर पूछें। जी, माइक थोड़ा चालू कर दीजिए आपका। मैं हेमंत शर्मा, प्रजातंत्र अखबार से। आप हमेशा इतने सालों से कहते आए हैं इंदौर आपके सपनों का शहर है। आज मैं आपसे 2 मेरे सवाल हैं इस जुड़े में कि चूंकि आज आपने रिव्यू किया है इंदौर का, कोरोना ये 2.5 महीने किस तरीके से बीते, तो एक तो जानना चाहता हूँ कि आपके सपनों का शहर आपकी समीक्षा करने के बाद उसकी क्या स्थिति है। एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस शहर की गति आगे कैसी होगी और कल का इंदौर आप किस तरीके से देख रहे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, बाकी स्थितियां हों, तो उसके आपके दिमाग में उसको लेके क्या रीजन? केवल हेमंत जी आज नहीं, रोज मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी इंदौर की रोज समीक्षा करता हूँ। यहाँ पेशेंट्स कितने हैं और बेड्स कितने हैं, ऑक्युपाइड कितने हैं, बाकी से कितने बचे हैं, आगे कितनी ज़रूरत होगी। आज इस समीक्षा के आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस समय हम कोरोना को नियंत्रित कर पाए हैं। अब चूंकि हमको अनलॉक भी करना है, हमने ये अंदाज भी लगाया कि बुरी से बुरी स्थिति में है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पीक अभी आना बाकी है। तो कितने संसाधनों की, बेड्स की आवश्यकता होगी, उसका आकलन भी किया है और उसके आकलन के हिसाब से उसकी पूरी कार्य योजना भी हमने बनाई है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसकी जरूरत ना पड़े। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इंदौर की जनता के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने जो काम किया, हम कोरोना को नियंत्रित कर पाएंगे। बस सावधानी एक ही रखनी है कि अनलॉक होने के बाद एकदम भीड़ ना उमड़े। हाँ, इंदौर जीवन शहर है, उत्सव प्रिय लोग हैं, तो कई बार जब खुलता है तो जो मानदंड है, मापदंड है, उनका पालन करने की स्थिति बने। बस इतनी चिंता करने की जरूरत है। बाकी कोरोना अब यहाँ काबू में है और जहाँ तक भविष्य का
सवाल आपका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र और दिया है कि लोकल को वोकल बनाओ। मैं अनेकों बैठकें कर चुका हूं एमएसएमई की, उद्योग के क्षेत्र में और कौन से काम किए जा सकते हैं और हम अपने लोगों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि वो खुद छोटे छोटे उद्योग लगाएं। स्वदेशी और अपने यहाँ बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें, उसका एक खाका हम लोग तैयार कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के साथ भी बात कर रहे हैं कि देखिए 3 मूल सवाल है। जहाँ तक विकास का सवाल है, इंदौर में काम कम नहीं हुए, आप जानते हैं। रोजगार की दृष्टि से टीसीएस, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां भी यहाँ आ चुकी थी, बीच में गति जरूर धीमी पड़ी है, तो उस दिशा में लगातार काम हमारे जारी रहेंगे। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जमीन एक बड़ी समस्या थी। अब किसानों से समझौता करके लैंड पूलिंग वाली योजना हमने बनाई है, जिसके कारण, क्योंकि कई बार हम ऐसी जगह सरकारी जमीन ढूंढ लेते थे जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, उसकी जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत हो वहाँ जमीन उपलब्ध कराएं और उसमें छोटे उद्योगों को भी ज़्यादा प्रोत्साहित करने का काम करें। लघु कुटीर उद्योगों का भी जाल बिछे, उसकी रणनीति हमने बनाई। तो एक तो रोजगार, उसके लिए लघु और कुटीर उद्योग भी, दूसरा स्वास्थ्य, क्योंकि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत व्यापक बनाने की आवश्यकता और इंदौर उसमें मध्य प्रदेश को लीड करता है, तो उसको और बेहतर बनाना। और तीसरा जो मुझे लगता है कि एजुकेशन के क्षेत्र में और बेहतर काम करना। हमारा जो इंदौर है वो कैसे और रोजगार युक्त हो, उद्योग बड़े की हम कल्पना करते हैं, लेकिन छोटे छोटों का कैसा जाल बिछे। एक आदर्श शहर है ही इंदौर। स्वच्छता में हम 3 बार आगे आए हैं, लेकिन एक और मेरे दिमाग में जो इंदौर और इंदौर जिले की बात करें तो वो है पानी का सवाल। ड्रिंकिंग वाटर, टैप वाटर हर जगह मिले, और नर्मदा का पानी यहाँ तो आ गया, बाकी जिले के बाकी हिस्सों में भी पहुँचे, उसकी भी योजना हम बना रहे हैं। तो कुल मिला के भविष्य का खाका कोविड की चुनौतियों को देखते हुए भी खींचने का प्रयास किया है। धन्यवाद हेमंत जी। हमारे बीच राजेश शेलावत जी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना प्रश्न सादर करें। पहले तो मध्य प्रदेश को संभालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा विलंब से आपका आगमन हुआ, ये भी सच है। मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने पहले प्रारंभ में आपको बताया कि इंदौर देश से नहीं, मैं तो प्रदेश में आपके विलंब से आगमन की बात कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि फरवरी में जब कोरोना संक्रमण आ चुका था और मार्च में आपका आगमन हुआ, तब तक यहाँ पर बहुत सारी विपदा आ चुकी थी। सरकार और सरकार में बैठे स्वास्थ्य से संबंधित जो लोग थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया और उसके कारण प्रदेश को इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जब से आपने इंदौर की प्रशासनिक व्यवस्थाएं परिवर्तित की, तब से यहाँ पर बहुत ही सुसंगठित तरीके से इसके नियंत्रण की कोशिशें शुरू हुई। मैं अब समझता हूँ कि हमको कोरोना से बचने के साथ ही कोरोना से लड़ने के उपाय शुरू करना चाहिए, ताकि आने वाली समस्याओं का हम निदान कर सकें। आज तक हम कोरोना से बचने का उपाय करते आए। हम हाथ धोना सीख गए हैं, हम मास्क लगाना सीख गए हैं, हम दूरी रखना भी सीख गए हैं, लेकिन इससे लड़े कैसे? जो हमने आंकड़े एकत्रित किए उसके अनुसार 80% मरीज गर्म पानी से ठीक हो रहे हैं, विटामिन की गोलियों से ठीक हो रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि हम घर घर के लोगों को बताएं कि वो गर्म पानी का नियमित सेवन करें, उसकी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएं और साथ ही उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनको विटामिन की गोलियां देने के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है सरकारी तौर पर वो कराएं। आपने सही कहा कि आपने काढ़ा भिजवाया, लेकिन वो काढ़ा कहाँ चला गया पता नहीं चला, उसका वितरण सही ढंग से नहीं हो पाया, ये बात सही है। मेरा सुझाव ये कि उसके बजाय हम काढ़ा मुफ्त में देने के बजाय उसकी बहुत न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराने का प्रयास करें, ताकि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ सके। इंदौर शहर में बहुत सारी प्याऊ खुली हुई है, हम प्याऊ पर गर्म पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। मैं इंदौर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रदेश को समग्र रूप से रख के बात कर रहा हूँ कि यदि इस तरीके से हम कोरोना से लड़ने के उपाय करने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा हम इस लड़ाई से, इस बीमारी से लड़ सकेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है,
कि हम लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाएं, वो कोरोना से लड़ सकें। जब 80% मरीजों का इलाज केवल गर्म पानी और विटामिन की गोलियों से हो रहा है, तो वो उसके लिए पहले से भी तैयार हो सकते हैं कि वो उन तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि कोरोना को समझने में भी समय लगा। केवल हमको ही नहीं बल्कि भारत सरकार को भी समझने में समय लगा। एक समय था कि जब जैसे पॉजिटिव मरीज की सूचना मिलती थी, वैसे ही एक दंदनाती गाड़ी जाती थी, उसको, उसके परिवार को, सारे घर को उठाकर क्वारंटाइन या आइसोलेशन में ले जाया जाता था। अब हमने उसको समझाया और समझ के घरों में ही इलाज की व्यवस्था भी शुरू की। तो ऐसी जब घरों में इलाज की व्यवस्था हम शुरू करें तो उसके पहले से ही परिपक्व कर दें कि वो कब आकर चला जाए इसका भी पता नहीं चले और लोग अपने आप ठीक होते रहें। यदि 80% आबादी को अगर हम इस तरीके से ठीक कर सके तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी बात ये कि जैसा आपने कहा कि इंदौर शहर के बारे में कि हम लोगों की अपनी मानसिकता होती है संघर्ष करने की, लड़ने की और अपने आप को बचाने की। हेमंत जी ने कहा ये आपके सपनों का शहर है, मैं इसको कहता हूँ कि आपके अपनों का शहर है। और चलावा जी निवेदन है, आप थोड़ा सीधा प्रश्न पूछ लें। प्रश्न तो मेरा कुछ नहीं, सुझाव देना चाहता हूँ, प्रश्न बहुत सारे हैं। सुझाव बहुत अच्छे हैं आप जी। तो मेरा ये कहना है, इंदौर शहर ने बहुत काफ़ी काम किया है। मैं और आप जैसा आपने बताया कि आप मजदूर, प्रवासी मजदूरों के लिए पूरा इंदौर शहर उमड़ा, मीडिया ने बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट किया। हमारी जागरूकता बहुत है, हमारे यहाँ बहुत चैतन्य लोग हैं। उसी तरीके से बताता हूँ आपको, आपकी जानकारी के लिए, कि हमारे क्वारंटाइन सेंटर में केवल प्रशासन ने 17 लाख रुपए खर्च किए और हजारों लोगों को क्वारंटाइन किया, क्योंकि इंदौर के लोगों ने खुलकर उनका अभिदान दिया। उसी तरीके से दूसरी चीज कि हम जहां भी समस्या होती है वहां लोग आगे बढ़ते हैं। 27 करोड़ रुपए का खाद्यान्न लोगों को बटा और शासन प्रशासन का उसमें 2 या 4 करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो इंदौर जागरूक शहर है और यहाँ से आगे चलकर बहुत सारी चीजें बनती है, बहुत अच्छी चीजें हुई है और आप प्रयास भी कर रहे हैं। तो मेरा सुझाव है कि हम बचने के साथ ही लड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी। धन्यवाद चलाऊ जी। मैं अभी अरविंद तिवारी से निवेदन करूंगा, अपने सुझाव और प्रश्न संक्षिप्त में बताएं। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, मैं अरविंद तिवारी। मुख्यमंत्री जी, मेरे 2 सवाल थे। एक, स्कूल फीस को लेके पालकों में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ, बहुत दबाव में है पालक इस दौर में, और जिस तरह से स्कूल्स प्रेशर बना रहे हैं फीस को लेके, मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पर कोई निर्णय लेकर पालकों को राहत दी जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूलों के हितों को अनदेखा करना चाहिए, लेकिन बहुत परेशान है पालक, इस बारे में आप एक विचार करें। स्कूल कॉलेज दोनों को लेकर लगातार प्रेशर बन रहा है, रिमाइंडर्स आ रहे हैं और पेरेंट्स बहुत परेशान। दूसरा मेरा कहना था कि आपने कहा कि अब हमको खुद को तैयार करना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए, इस लड़ाई के लिए। तो इंदौर में मोहल्लावार नागरिक संगठनों का बड़ा जबरदस्त नेटवर्क है और इसी तरह नगर सुरक्षा समितियों का भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। मेरा आपसे आग्रह है कि इन नेटवर्क का उपयोग भी आप अपने प्रशासन के साथ करिए, नागरिकों को जागरूक करने के लिए करिए, क्योंकि जब पूरी तरह से शहर अनलॉक हो जाएगा तो प्रशासन और पुलिस उस भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाएंगे समग्र पैमाने पे, इसलिए इन लोगों को भी आपको इन्वॉल्व करना चाहिए। अरविंद जी, स्कूल फीस के बारे में आपने कॉलेज का भी जिक्र किया। हमने एक फैसला किया है कि स्कूल केवल ट्यूशन फीस के अलावा, क्योंकि ट्यूशन फीस होती है कम और लाइब्रेरी और लैब और अलग अलग तरह की जो फीस होती है, बस का, भोजन का, वो बहुत ज़्यादा होता है। हम लोगों ने ये फैसला लिया और स्कूलों को अवगत करा दिया कि आप ट्यूशन फीस तो ले सकते हैं, क्योंकि ट्यूशन फीस से सैलरी बांटने का एक सवाल पैदा होता है, लेकिन उसके अतिरिक्त जब तक स्कूल बंद रहेंगे और कोई फीस नहीं वसूली जाएगी। अगर कहीं से शिकायत आती है तो हम कार्रवाई करेंगे। हमने अभी स्कूल में कहा था, कॉलेज भी उसमें हम जोड़ लेंगे, क्योंकि इस समय जब स्कूल बंद है और आज भी निश्चित नहीं है कि स्कूल कब खुलेंगे। आज भी मैं ये नहीं कह रहा कि जुलाई में खुलेंगे। हम कोविड की स्थिति देख के जून मध्य में समीक्षा करेंगे, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए जुलाई में भी कोविड की उपस्थिति अगर रही तो हम स्कूल नहीं खोलेंगे। तो हमने वह तय किया, अगर कोई पेरेंट्स शिकायत करेगा कि ज़बरदस्ती फीस, ट्यूशन फीस के अलावा वसूलने की कोशिश हो रही तो हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा, आपने बात कही है, तो मैंने पहले भी कहा कि इंदौर ऐसा शहर है जहाँ हर मोहल्ले में समाज सेवी है। आपने सुरक्षा समितियों की बात की है, उनका सहयोग कुछ मात्रा में लिया भी है, आगे और निश्चित तौर पर लेंगे। धन्यवाद। मैं अभी
अमरीश शुक्ला जी से निवेदन करूंगा। आ रही है, आवाज आ रही है? पहली बात तो मैं आपको इंदौर आगमन पर धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ आपको कि आपके कार्यकाल की शुरुआत इंदौर में हो गई। मेरा एक आग्रह है आपसे ये कि पिछले दिनों आपने अखबारों में विज्ञापन भी दिया था कि बिजली के बिलों को लेकर, परंतु अभी भी इंदौर में अधिकारी इस बात को मानने को तैयार नहीं हो कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया है किसी भी प्रकार का और पूरे के पूरे बिजली के बिल वसूले जा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही उसके अंदर। उसमें कहा जा रहा है कि नहीं बिल आपको देना पड़ेगा, अभी आप जब ऑर्डर आ जाएगा तब बात करिएगा। एक मेरा ये था। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ये आपके सपनों का शहर है, हमारे भी सपनों का भी और अपनों का शहर भी है। हमको भी सपनों में आजकल इंदौर के मंत्री दिखाई पड़ने लग गए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सपनों में भी एक आध मंत्री हमारा भी मिल जाए जो हमको ठीक से बता सके कि क्या करना है आगे? अभी तो जितने उनमें से एक इंदौर के ही है। ये तो काका के लड़के हैं ना सर, हमारे परिवार के बच्चे हैं। तो काका का लड़का मंत्री है तो मंत्री नहीं, घर का जोगी जोगड़ा। ये बिजली के बिलों के मामले में स्पष्ट रूप से सरकार ने यह फैसला किया है कि पिछले साल अप्रैल मई जून में जिनके 100 रुपये आए थे उनसे 50 रुपये वसूले जाएंगे, जिनके 100 से 400 आए थे उनसे 100 रुपये वसूले जाएंगे, नहीं 100 से ज़्यादा 400 तक आए, और बाकी जिनके बड़े बिल आए हैं उनसे आधा वसूला जाएगा, आधे की जांच की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ लगभग 70 लाख परिवार मध्य प्रदेश में ऐसे जिनसे केवल 50 रुपये वसूले जाएंगे। लगभग 8 लाख परिवार ऐसे हैं जिनसे 100 रुपये वसूले जाएंगे केवल, और बाकी जिनके बिल ज़्यादा बड़े आए हैं खपत के कारण उनसे आधे वसूले जाएंगे। और ये निर्देश दे दिए गए, अगर कोई नहीं मान रहा तो बता देना, मैं कार्रवाई कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। उनके फिक्स चार्ज जितने थे, एक व्यवसायी जितनी दुकानों के जो उनके बिल आए हैं उनमें से एक चीज़ तो मैंने बताई थी कि ज़्यादा आए तो आधा लेंगे, क्योंकि बिल आए हैं पिछले महीने के अप्रैल में जो आए थे, इस बार रीडिंग नहीं हुई, उस हिसाब से दे दिए। तो घरों के जो ठीक हो सकते हैं, घर में रहे तो ज़्यादा बिजली जली होगी। दुकानों में जो फिक्स चार्ज थे वो डेफर कर दिए गए, 4 महीने वो वसूले नहीं जाएंगे। उसके बाद 6 किस्तों में छोटे छोटे हिस्से करके उनके वसूले जाएंगे। अधिभाग नहीं लेंगे। इंडस्ट्रीज के बारे में भी यही फैसला हमने लिया है। ये तो जितनी बिजली उससे कम कर दी भैया, 50 रुपये क्या होता है। व्यवसायियों के लिए मैंने कहा कि कुछ चीज़ें डेफर की है, और बाकी आधा बिल का कहा है। अगर जांच करके उसमें कोई और तथ्य निकलेगा तो देखें। धन्यवाद। मैं सुश्री मनीषा दुबे जी से निवेदन करूंगा। शिव भैया, पहले तो मैं प्रणाम करती हूँ आपको और बधाई देती हूँ। मैं अपनी प्रश्न करने की गुस्ताखी करने के पहले मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूँगी। कोरोना के दौरान मैंने डॉक्टर नरेश त्रेहान का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बोले मध्य प्रदेश में इंदौर में जो कंटेनमेंट एरिया बना है, बोले इसके कारण इंदौर और मध्य प्रदेश जो है वो चीन का वुहान होने से बच गया। उन्होंने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था शिव भैया, और उन्होंने कहा था कि ये सही समय पर लिया गया निर्णय था। मेरा आपसे सवाल ये कि हम हमेशा रिसीवर की भूमिका में रहते हैं मेडिसिन के मामले में, और हम कभी भी डोनर नहीं बन पाते। हमारा इस बार अभी जो ये कोरोना आया, इतनी कम हमारे पास उपकरण थे, मेन पावर कम था, तैयारी नहीं थी, पर फिर भी हमने लड़ा और हमने जीता। क्या शिव भैया कभी ऐसा हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा कि हम आने वाले कोरोना जितनी भी बीमारियां हैं, हम सबके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर हैं और हम दूसरों को डोनेट करें, चाहे फिर वो ऑक्सीमीटर हो, चाहे वो वेंटिलेटर हो, या चाहे वो दूसरे उपकरण हो। तो क्या कभी हम इस स्थिति में आ पाएंगे कि एक मेडिकल हब बन जाए? और दूसरा सवाल मेरा शिव भैया ये था कि कोरोना के बाद में जब स्थिति संभल चुकी है और संभलेगी,
उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि प्रदेश में एक लूटपाट जैसी स्थिति होगी या अपराध बढ़ेंगे, तो उसके लिए क्या आप मतलब कुछ ऐसा मार्गदर्शन देंगे या कुछ निर्देश देंगे? बस मेरी पहली दो सवाल चीज तो है। स्वास्थ्य के, मैंने पहले बताया, प्राथमिकता में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ावा देके आगे आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। और दूसरे, लूटपाट नहीं होगी, वह ऐसे लोग ठीक कर दिए जाएंगे, उसका पर्याप्त इंतजाम करेंगे। धन्यवाद मनीषा जी। मैं अभी संजय गुप्ता जी से निवेदन करूंगा। नमस्ते सीएम साहब, आपको शुभकामनाएं। एक 70 दिन इंदौर में बहुत टफ देखे हैं। जब हमारे कलेक्टर साहब खुद भी आलू प्याज पर डिपेंड थे, पूरे शहर को आलू प्याज पर रखा, बाद में फिर सब्जी वितरण शुरू हुआ। वो दौर बहुत खराब देखा इंदौर ने। एक आशंका बार बार जून की आ रही है कि पीक आएगा। एक एम्स से चेतावनी आती है, ICMR से आती है, कभी आपके उसमें भी आता है, शासन की तरफ से भी आता है कि जून में पीक आएगा। तो पीक कैसा होगा? वो एक संभावना पहले आपने जताई थी कि 80,000 मरीज हो सकते हैं MP में अधिकतम, लेकिन अब सुन रहे हैं कि उसको भी शायद कम अनुमान, जो संक्रमण दर घटी है उसे कम अनुमान बताया जा रहा है। तो वो पीक क्या होगा इंदौर में? वो पीक वाकई आएगा कि नहीं आएगा? इन लोगों के मन में जो डर है वो कैसे कि आर्थिक गतिविधियां हमको वापस से शुरू करना है, ट्रैक पे लाना है। दूसरा मेरा सवाल है, आर्थिक गतिविधियां समझ में आता है हम शुरू करने जा रहे हैं और तेज कर रहे हैं। एक धर्म स्थल की बात आती है, कुछ जगह खुल भी गए हैं, भोपाल ने डेफर कर दिया, अभी हमारे यहाँ भी फैसला नहीं हुआ इंदौर में। हर गली में जहाँ पे हम धर्म प्रेमी लोग हैं, हर गली में जहाँ मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, वहाँ किस तरह से प्रशासन इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगा जहाँ हमारे पास इतने बल नहीं है? तो क्या धर्म स्थल खोलना क्या अभी भी जरूरी है? एक तो पीक की बात जहाँ तक है, मुझे लगता है दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। हम लोगों ने इतना भुगता है कि भविष्य की और बेहतर प्लानिंग बड़ा खतरा देख के करनी चाहिए, ये विचार मन में आया है। मैं भी पहले सोचता था, मैंने भी अंदाज लगाया हम लोगों ने बैठ के कि अधिकतम कितने आएंगे। तो अधिकतम जिस हिसाब से दुनिया में विशेषज्ञ बता रहे थे, ये लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 80-83 हज़ार के आसपास आएंगे। तो हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी कि 83 हज़ार अपने पास बेड होना चाहिए। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे, आप तो रोज़ समाचार छापते हैं या दिखाते हैं कि हम लोग 3100 से लेके 2600 के बीच बने हुए हैं जो पेशेंट जिनको एडमिट करने की ज़रूरत है। उनमें से भी अब नया कॉन्सेप्ट जो होम आइसोलेशन का आया है, उसमें कई को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपने बताया कि गर्म पानी और काढ़ा और बाकी चीज़ें दे दो, क्योंकि कोई ना तो वैक्सीन है ना कोई दवाई है कि अस्पताल में फलानी चीज़ कर दो, तो वो चीज़ घर में भी दी जा सकती है। इसलिए मैं तो इतना चिंतित नहीं हूँ, लेकिन लगता है कि तैयारी तो हमको जारी रखनी चाहिए। कितना भी बड़ा संकट आए हम उससे निपट लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितना बड़ा पीक की बात कर रही थी वो कोई पीक आएगा। हो सकता है कि पीक ना भी आए, पीक निकल ही गया हो, लेकिन संभावनाएं सब तरह की रखना चाहिए ताकि बुरी से बुरी स्थिति में भी हम डट के मुकाबला करके उसको हरा सकें। इसलिए तैयारियां जारी है। एक बात जरूर लगती है कि अनलॉक होगा, भीड़ उमड़ेगी। आपने धर्म स्थलों की बात करी, तो श्रद्धा के कारण एक साथ बड़ी भीड़ भी आ सकती है, थोड़ी सी संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। हमारे यहाँ सर्वधर्म संभाव है और उपासना पद्धति या उपासना स्थल पर जाने की सबको छूट है। लेकिन अभी भोपाल इंदौर में चूंकि संक्रमण ज़्यादा था, तो स्थानीय जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, वो अकेला प्रशासन फैसला नहीं करता। क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीम है हमारी, जिनमें सारे वरिष्ठगण शामिल है, वो भी विचार करके फैसला करते हैं। तो इंदौर के हितों को ध्यान में कर उसकी बैठक है, फैसला करेंगे। धन्यवाद संजय जी। मैं अभी अरुण त्रिवेदी से निवेदन करूंगा। सीएम साहब, मैं अरुण त्रिवेदी न्यूज 18 से हूँ जी। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी मनमानी बहुत ज़्यादा है। रोज़ ऐसी खबरें आती हैं कि जो पेशेंट के परिजन हैं वो ज़्यादा उनसे बिल लिए जा रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? और साथ ही अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर कोई सरकारी अधिकारी के बिठा दिया जाए उनके रिसेप्शन पे, तो शायद इस समस्या ना आए। और पूरे प्रदेश के ही हाल है, कई बार मरीजों को बंधक तक बना लिया जा रहा है। देखिए, एक घटना शाजापुर में हुई है, हमने FIR करके कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। उस अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द किया जा रहा है। जहाँ तक कोविड-19 का सवाल है, उसमें तो सरकार फ्री इलाज कर रही है,
प्राइवेट अस्पताल जिनको कोविड केयर हॉस्पिटल्स बना रखे हैं उनका बिल का पेमेंट भी हम करते हैं। कुछ अस्पताल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आयुष्मान भारत के जो रेट्स हैं वो लागू होते हैं। अगर किसी को बिल्कुल अलग ही इलाज कराना है प्राइवेट अस्पताल में जिसके पास पैसे हैं उसकी बात अलग है, लेकिन कोरोना का इलाज तो निःशुल्क करने की व्यवस्था है। धन्यवाद अरुण जी। मैं अब राजेश राठौर जी से निवेदन करूंगा। पंद्रह साल मुख्यमंत्री रहने के बाद सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आपने काफ़ी प्रयास किए होंगे, लेकिन कोरोना वायरस के बाद भी हमको प्राइवेट अस्पतालों की तरफ देखना पड़ा। सरकारी अस्पताल, बड़े अस्पताल होने के बावजूद भी वहाँ पर हम इलाज नहीं करा सके। आखिर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के मामले में सरकारी अस्पतालों पर कब तक निर्भर हो पाएगा? देखिए, एक तो कुछ जानबूझ के कुछ चीज़ें हमने तय की है। एमआई हमने सोच समझ के फैसला किया है कि जो मुख्य एमआई है उसमें हम कोरोना पेशेंट नहीं ले जाएंगे, क्योंकि बाकी बीमारियां भी है और संभाग भर के लोग बाकी बीमारियों के लिए अगर डिपेंड करते हैं तो एमआई पर करते हैं और वहाँ गरीब जनता ही ज़्यादा आती है। कई जगह जहाँ ये प्रयोग हुए आपने देखे होंगे, मुंबई जैसे शहरों में, यहाँ तक कि हमारा एक अस्पताल जिसने कोरोना के प्राइवेट अस्पताल कोरोना के पेशेंट भी भर्ती किए और बाकी पेशेंट भी, तो कई जगह कोरोना उस अस्पताल से फैल गया और इसलिए जानबूझ के हमने हमीदिया अस्पताल भोपाल का केवल एक दूर का हिस्सा लिया। एमआई मुख्य छोड़ दिया, अगल बगल जो थे उनको ज़रूर हमने लिया। जब संकट का समय आता है तो प्राइवेट और सरकारी का भेद मिट जाता है, क्योंकि कोरोना बता के नहीं आया, अचानक संकट आया और इसलिए व्यवस्थाएं करनी पड़ी। जहाँ तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, मैंने पहले ही बताया कि वो अब हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद राजेश जी। मैं अब प्रवीण खरीवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना सुझाव और प्रश्न पूछें। एक प्रश्न है और एक आग्रह है। प्रश्न ये है कि शिवराज सिंह जी की यूएसपी है जनता के बीच में रहने की, जिलों में दौरा करने की। उपचुनावी सन्निकट है तो कब से आपके जिलों के दौरे प्रारंभ होंगे? दूसरा, हमारी बिरादरी को लेकर प्रश्न था। आपने मध्य प्रदेश में लगभग अधिकांश विभाग को 50 लाख रुपए की बीमा योजना से जोड़ा है। कई पत्रकार संगठन मांग कर रहे हैं कि मीडिया के लोग जो कोरोना योद्धा की तरह इस समय लड़े हैं, तो क्या उन्हें भी आप इस बीमा योजना में शामिल करेंगे या उनके हित में कोई फैसला करने जा रहे हैं? जहाँ तक मेरे दौरों का सवाल है, मैंने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिसके कारण मुख्यमंत्रियों को रोका गया था कि अभी अगर दौरे होंगे तो संक्रमण फैलाने में हम लोग और सहायक ना हो जाए, क्योंकि सुरक्षा के साथ ही साथ रहेंगे, बाकी लोगों में से आएंगे, बाकी भीड़ आएगी। आज भी जब मैं इंदौर आया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, अगर कहीं खड़े रहते हैं लोग और कुछ देना चाहते हैं, ज्ञापन या बाकी चीज़, तो हम भी नहीं रोक पाते और जनता भी नहीं रोक पाती, दोनों मिलके एक में एक हो जाते हैं। लेकिन अब इंदौर से श्री गणेश हो गया है, क्योंकि मैं सबसे पहले इंदौर ही आना चाहता था और इंदौर से ही प्रारंभ करना चाहता था। अब लगातार जनता के बीच में कुछ सावधानियां रखते हुए जाएंगे, और सावधानी अब इसलिए कि दूसरों को भी एजुकेट कर पाएँ, वो डर नहीं है। नहीं तो लोग कहेंगे मुख्यमंत्री ये कर रहा है, तो फिर पालन करवाने में और दिक्कत होगी। जहाँ तक पत्रकार मित्रों का सवाल बताया, ज़रूर हम इस पर गंभीरता से विचार करके पत्रकार मित्रों के हित में फैसला करेंगे। धन्यवाद प्रवीण जी। मैं हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा। हर्षवर्धन जी। नमस्ते, मैं हर्षवर्धन प्रकाश हूँ पीटीआई से। आपने जो जिक्र किया कि आपने दौरों का श्री गणेश कर दिया है और उपचुनाव की बेला भी नज़दीक आ रही है, उनकी गिनती शुरू हो गई है, तो जिस किस्म से सिंधिया पे लगातार हमले कांग्रेस कर रही है इन उपचुनाव से पहले, वो कैसा देखते हैं? क्या सिंधिया एक बड़ा कारक साबित होगी चुनाव? देखिए, कांग्रेस बड़ी विचित्र पार्टी है। पहले जब सिंधिया जी चेता रहे थे, वचन निभाओ, वादे पूरे करो, और नहीं तो जनता की बात करने मुझे आना पड़ेगा, तो उनसे कहा कि जो करना है कर लो, सड़क पर उतरना तो उतर जाओ। अब एक पार्टी के लोकप्रिय नेता को कोई इस ढंग से ट्रीट करता है क्या? दूसरी बात, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया, वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए, वो तो एक बार चलता, लेकिन मध्य प्रदेश के सेक्रेटेरिएट को दलालों का अड्डा बना दिया था कांग्रेस ने।
कांग्रेस की सरकार में। रोज वहां पैसों के लेन देन की बात होती थी, ठेकेदार बाकी लोग विधायक मिल नहीं पाते थे। मुझे तो एक पूर्व मंत्री ने कहा कि हम तो पहली बार मुख्यमंत्री के चैम्बर में आए, नहीं तो एमएलए जाते थे चलो 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 हो गया। और कमीशन देने वाले दलाल, और मैं ये बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं, आनंद के साथ नहीं कह रहा, शहर शहर में दलाल खड़े हो गए, किसको काम करवाना बताओ, इतने पैसे लेंगे। पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप कांग्रेस ने किया 13 महीने में, 15 महीने में। और इसलिए कांग्रेस के मित्रों ने तय किया, जो परेशान हो गए, जिनको लीड ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया, कि अब ये सरकार हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये सरकार अगर चली तो मध्य प्रदेश तबाह और बर्बाद हो जाएगा। आज जो बड़े बड़े उपदेश झाड़ते फिर रहे हैं, मैं तो पहले दिग्विजय सिंह से सवाल पूछना चाहता हूं, कमलनाथ को धोखे में क्यों रखा? कमलनाथ जी को इतने हैं, चिंता मत करो, राजा साहब छाती ठोक के घूमते रहे, और कब कमलनाथ जी के पांव से जमीन खिसक गई पता ही नहीं चला, और उस व्यथा को वो खुद भी कह चुके हैं। तो ज्योतिरादित्य जी पे सवाल उठाने वाले, उंगली उठाने वाले, पहले अपने गिरेबा में झांक के देखे। हर एक को कांग्रेस ने छला, कर्ज मुक्ति का बड़ा ढिंडोरा पीटे थे, कुल 6000 करोड़, मैंने पूरा हिसाब देखा, और 6000 करोड़ में पूरे पैसे नहीं दिए, कागज दे दिए कई जगह, प्रमाण पत्र लेके लोग घूम रहे हैं। लोग डिफॉल्टर हो गए, जिनको 0% ब्याज पर कर्जा मिल रहा था उस चक्कर में जमा नहीं किया, तो अब पता नहीं कितना ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज लग गया उनको। तो जिनने धोखा दिया प्रदेश को, उनको कांग्रेस के मित्रों ने सबक सिखाया और छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ज्योतिरादित्य जी भी बहुत लोकप्रिय नेता हैं मध्य प्रदेश के, अब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद हर्षवर्धन जी। कीर्ति राणा जी से निवेदन करूंगा। नमस्कार, मैं कीर्ति राणा प्रजातंत्र से। मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं। इस बार के जो शिवराज सिंह है वो बड़े बदले बदले से नजर आते हैं। कैलाश विजयवर्गीय से उनकी मोहब्बत के चर्चे मंचों पे नजर आने लगे हैं, और पिछले 3 बार के मुख्यमंत्री किसी मंत्री के यहाँ नाश्ता करने नहीं गए, इस बार नरोत्तम मिश्रा के नाश्ता करने गए। तो ये क्या फ्री हैंड नहीं होने की मजबूरी है? दूसरा प्रश्न ये कि इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर ज्योति बिंदल ग्वालियर में भी मानसिक चिकित्सालय में संचालक बनी बैठी है। एक व्यक्ति 2 सरकारी पदों पर कैसे काम कर सकता है? क्या आपके नॉलेज में है? देखिए, जहां तक पहला प्रश्न है, कैलाश जी और मैं आज से नहीं, जब से हमने हौस संभाला था तब से साथ में काम कर रहे हैं। पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, बाद में भारतीय जनता युवा मोर्चे में, और मुझे कहते हुए गर्व है कि उस समय की जो हमारी टीम थी आज कई जगह देश में, कई प्रदेशों में लीड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष देखें, राष्ट्रीय पदाधिकारी देखें, उस समय की टीम आपको, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, नड्डा जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मैं महामंत्री था राष्ट्रीय। तो हम लोगों के रिश्ते कोई कितना भी करे उनको कभी नजर लग नहीं सकती। जहां तक मंत्री और मुख्यमंत्री का सवाल है, कई दिनों से वो आग्रह कर रहे थे मुझे कि नाश्ता करो। अब नाश्ता करने में मुझे क्या तकलीफ है? मेरे मंत्री के घर अगर मैं नाश्ता करूं तो इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती? थैंक यू। अब किसी अधिकारी के बारे में यहाँ बोलना मेरा ठीक नहीं, कुछ होगा तो मैं। श्री प्रमोद जी, जी न्यूज से। सर, प्रभु शर्मा, जी न्यूज से हूँ मैं। मेरा डीजीपी की चिट्ठी को लेकर सवाल है। चिट्ठी कुछ डीजीपी चिट्ठी लिखते हैं सीनियर अफसरों की कार्यप्रणाली को लेकर, और कहते हैं उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। वहाँ भारती भी उसका समर्थन करती हैं। तो क्या लगता है, पूर्व की सरकार के समय के अधिकारी जमे हुए हैं, आपको नहीं लगता कानून व्यवस्था इससे बिगड़ेगी? जिनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं उनको ठीक कर दिया जाएगा। धन्यवाद। मैं अंतिम प्रश्न है
मैं निवेदन करूंगा हरीश फतेह चंदानी जी से। मुख्यमंत्री जी, एक सुझाव और एक मेरा प्रश्न। सुझाव ये है कि ये अच्छी बात है कि आप मध्य प्रदेश की इंदौर की चिंता कर रहे हैं, पर आपको भी आपके पार्टी के नेता मंत्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है ये समझाने की आवश्यकता है। कई तरह के वीडियो और फोटो वायरल होते हैं कि आप ही की पार्टी के नेता बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के मीडिया के साथ खड़े रहते हैं, उससे एक मीडिया में डर है, ये उनको उसका पालन करना चाहिए। अगर आपके नेता उसका पालन करेंगे तो ही तो जनता उसका पालन करेगी। दूसरा, उपचुनाव की सुगबुहार चालू हो गई है तो कांग्रेस ये जरूर हमला बोलेगी कि हमने पूरे मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी और शिवराज सिंह चौहान के आते ही माफिया छूटने लगे हैं। ये प्रश्न का जवाब आपको भी आने वाले समय में देना होगा। जनता निकल के आई थी माफियाओं के खिलाफ, तो वो माफियाओं पे क्या शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी कार्रवाई करेगी, जनता को न्याय दिला पाएगी? एक तो सोशल या मैं कहूँ फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन सब करें, इसका आग्रह है। कई बार कार्यक्रमों के दौरान ऐसी स्थिति बनती है कि लोग तेजी से पास आते हैं। हम लोग यथासंभव सबको निर्देश भी है और आग्रह भी है कि वैसी स्थिति ना बन पाए। अब मेरी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई, जब कुछ लोग एयरपोर्ट से निकला ज्ञापन लेके खड़े थे, मेरा मन नहीं माना कि पुलिस धक्का दे के अलग करे, ये मैं सहन कर नहीं सकता। मैंने रुकने की कोशिश की, रुका मतलब मैं एकदम दौड़ पड़े लोग। अब बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है, तो वैसे समय असमंजस की स्थिति निर्मित होती है। हम लोग कोशिश करेंगे कि एजुकेट करके, क्योंकि जनता से एकदम ऐसे दूर भी नहीं रह सकते, धक्का के अलग कर दो, मैं तो नहीं जा सकता चाहे कुछ हो जाए। लेकिन वो एक स्थिति बड़ी सावधानी रखने की होती है, हम लोग कोशिश करेंगे। दूसरी बात, माफिया कोई नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन पिछली सरकार ने इक्का दुक्का मामले छोड़ के निशाना बनाया उन लोगों को जो राजनीतिक मतभेद रखते थे, राजनीतिक विचारधारा अलग थी। भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई, मैं माफिया की बात नहीं कर रहा, मैं कई कार्यकर्ता ऐसे बता सकता हूँ आपको पूरे मध्य प्रदेश में, इस पे FIR कर दो, इसकी होटल तोड़ दो, इसका मकान तोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी किसी भी माफिया को बर्दाश्त नहीं करेगी, कुचल के नहीं, समाप्त करके चैन की सांस लेंगे। लेकिन ये नहीं है कि राजनीतिक विद्वेष में कोई माफिया है ही नहीं और जबरन टैग लगा के उसको कुचल दो, ये नहीं होगा। शिवराज सिंह जी, मेरे फाइनेंशियल स्थिति को लेके 2 सवाल हैं। पहला ये कि जो स्थिति बिगड़ी है पिछले 7-8 दिनों में आर्थिक, उसको सही दिशा में लाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, एक। दूसरा ये कि केंद्र सरकार ने अभी तक हमको क्या दिया है, आने वाले समय में हमारी क्या डिमांड है, 2 सवाल। और तीसरा ये सवाल है कि क्या वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए किसी वर्ल्ड बैंक से या अन्य से हम लोन लेने जा रहे हैं या फिर टैक्सों के अंदर कोई चेंज करेंगे। ये बुनियादी 4 बातें हैं जो हम एक बात तो मैं ये कह दूं, मैं ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हूं, ना हमारी सरकार ऐसी है कि जो ये कह के पल्ला झाड़ लेके पैसे ही नहीं है। ये बात सच है कि आर्थिक स्थिति पहले भी इनकी सरकार में ठीक नहीं थी, पूर्ववर्ती सरकार में, क्योंकि मैनेज ही नहीं किया गया। और कोविड के कारण जो टैक्स आने चाहिए आप सब जानते हैं वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। कितना टैक्स, लेकिन बावजूद इसके, अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब तक मध्य प्रदेश को जो अनुमान है हमारा, केवल अप्रैल और मई के महीने में, अब जून भी जा रहा है, 26,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। क्योंकि ये 2 महीने, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, ऐसे थे जब कई तरह की गतिविधियां चलती थी और टैक्स तेजी से आते थे। लेकिन बावजूद इसके भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यों को पहले 1,70,000 रुपए का पैकेज दिया, SDRF वगैरह में पैसा दिया और डायरेक्ट DBT भी किया। आज 500-500 रुपया जनधन के खातों में डाले गए, फ्री गैस सिलेंडर दिए गए। वो पूरी सूची में गिनाना नहीं चाहता, लेकिन कई तरह के उपाय किए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस विपरीत स्थिति के बाद भी हमने लोगों के खातों में अलग अलग पैसा डाला। लेकिन अब हम 2 काम करेंगे, एक, आउट ऑफ बजट के बाहर हम धन की कैसे व्यवस्था कर सकते हैं,
जैसे नर्मदा घाटी के हमारे प्रोजेक्ट, क्योंकि पूरे पानी का मुझे उपयोग करना 2024 के पहले, सब जगह पानी लाना, स्टावेर में भी लाना है नर्मदा जी का पानी, तो उसके पहले जल का उपयोग करना है। इसलिए हम अलग निगम कंपनी बना के कुछ पैसा, क्योंकि इसमें से बिजली बनेगी और बिजली बनेगी तो बिजली का पैसा आएगा, उस पैसे के आधार पर जो आएगा हम अतिरिक्त पैसा ले सकते हैं और चुकाने की क्षमता हमें इसलिए रहेगी कि हम उससे बिजली पैदा करते चले जाएंगे, उसमें से पैसा हम चुकाते चले जाएंगे। एक दूसरे रिसोर्सेज जुटाने के और तरीके कौन कौन से हो सकते हैं उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, कई तरह की चीज़ें सोची है। मैं जब किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे हम, तब हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन हम अतिरिक्त राजस्व कैसे जुटा सकते हैं उसके उपायों पर कई लोगों को हमने लगाया हुआ, उसका हम प्रयास करेंगे। तीसरे, हमने भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह किया कि इस समय आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की आवश्यकता है और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के काम रुकना नहीं चाहिए। अगर सड़क, बांध, नहरें, पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल जैसे निर्माण के काम होंगे तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और पैसा आएगा तो लोग सामान खरीदने जाएंगे तो दुकानें चलेगी, व्यापार चलेगा, कारखानों का माल उठेगा और फिर नई पूंजी का निर्माण होगा। और इसलिए हम लोगों ने, राज्यों ने आग्रह किया था कि राज्यों को अभी जीडीपी का 3% तक लोन लेने का राज्यों का अधिकार है, उसको बढ़ाकर 5% किया जाए। भारत सरकार ने वो बात स्वीकार भी की है, लेकिन उसके साथ रिफॉर्म्स जोड़े हैं, सुधार जोड़े हैं कि जो राज्य ये सुधार करेगा उसको ये सुविधा देंगे, उससे अच्छा कुछ सुधार भी हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है। और तीसरा, खेती हमारी एक ताकत है। आज मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में गेहूं के 24,000 करोड़ रुपया जा रहे हैं। ये 24,000 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं किसान खर्चा करेगा और खर्चा करेगा तो लॉकडाउन खत्म होते ही मुझे लगता है इंदौर की दुकानें भी अच्छी चलेगी, तो धीरे धीरे फिर ये स्थिति से उभरना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। समाप्त किया जाए, आगे कार्यक्रम है। मैं सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आप सभी से रूबरू करने के लिए और आपने अपने समय देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और पूरे सम्मानीय जनप्रतिनिधि महोदय का धन्यवाद। आगे कई कार्यक्रम है इसलिए वो जाना चाहते हैं। धन्यवाद।